साथ मंत्रिमंडल की खबर के साथ तो खबर है कि शिवराज मंत्रिमंडल में इस बार बीजेपी का यंगिस्तान नजर आएगा। यानी मंत्रिमंडल में कई युवा चेहरे देखे जा सकेंगे और इसका अर्थ यह भी है कि कई पुराने नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलेगी। वीडी शर्मा के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद अब युवाओं का महत्व पार्टी में संगठन में बढ़ गया है। बीजेपी संगठन अगली पीढ़ी को मौका देकर भविष्य की तैयारी में जुट गया है। तो कल क्या कुछ चेहरे मंत्रिमंडल में दिखाई देंगे, उसके बारे में जो कयास लगाए जा रहे हैं वो ज्यादातर युवा चेहरों को मौका देने की बात कही जा रही है। शरद द्विवेदी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, चैनल हेड। शरद जी, बीजेपी का यंगिस्तान, इस शब्द को आप किस तरह से परिभाषित करेंगे? इस तरह से देखूंगा कि यंगिस्तान से अधिक मैं ये कहूंगा कि बीजेपी एक रोटेशनल सिस्टम की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि राजनीति में युवाओं का क्या अर्थ है, क्या डेफिनेशन है, ये हम सब जानते हैं जी। और ये संभव भी नहीं है कि युवाओं का मतलब ये हो कि आप 30 से 40 या 45 साल के युवाओं को एकदम फ्रंट लाइन पर लाकर उनको मौका दे दें। लेकिन बीजेपी की सोच में जरूर युवा शामिल हैं और यही वजह है कि इस मंत्रिमंडल में कुछ उन लोगों को मौका देने की भी बात बार बार सामने आई है जो अब तक किन्हीं कारणों से तीसरी चौथी बार के विधायक या दूसरी बार के विधायक होने के बाद भी अब तक मंत्री नहीं बने हैं। और पार्टी ये भी चाहती है कि चेहरे बदल की एक परंपरा जो है वो भी बीजेपी में होनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ हम इस मामले में वो पार्टी विद डिफरेंस की जो बात कहती है जी। और जो उसका दावा रहता है कि हम दूसरी पार्टियों की तरह नहीं है, हमारे यहाँ एक जीवंत संगठन है और सभी के लिए अवसर खुले हैं और एक ऐसा सिस्टम है जो बिना किसी पक्षपात के व्यक्ति को उसकी योग्यता और क्षमता के आधार पर चुनता है। तो ये जो मंत्रिमंडल है इसमें मैं दो चीजें देखता हूँ। एक तो केंद्रीय नेतृत्व का इसमें बहुत गहरा प्रभाव मैं देख रहा हूँ इस कैबिनेट में, दूसरा संगठन का मैं बहुत गहरा प्रभाव देख रहा हूँ और तीसरा बीजेपी मध्य प्रदेश में जब वीडी शर्मा जी को दायित्व सौंपा गया था तो ये माना गया था कि तीसरी पीढ़ी को बीजेपी को मध्य प्रदेश में नेतृत्व सौंपा गया है और ये तीसरी पीढ़ी जो है ये रामेश्वर शर्मा जी आते हैं, इसमें आलोक शर्मा जी आते हैं, इसमें विश्वास सारंग जी आते हैं, इसमें खुद वीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष शामिल हैं ही। और यही वजह है कि इसमें महाकौशल से आने वाले कांवरे जी को भी जगह मिल रही है और इसी तरह हम देखें अगर मालवा से तो रमेश मेंदोला जी का नाम फ्रंट लाइन पर चल रहा है और इसी तरह से कुछ और नाम भी हैं जो जाटव जी को हम कह सकते हैं जो ग्वालियर चंबल से आते हैं। रणवीर जाटव की मैं बात कर रहा हूँ, हालांकि उन पर लेवल ये जरूर है कि वो सिंधिया जी के समर्थक हैं, लेकिन बीजेपी ये मान रही है कि उसको आगे भी अब चूंकि ये सब बीजेपी का हिस्सा है तो इन सबको साथ लेकर भी चलना है। तो बीजेपी इस बार ये मैसेज देने की कोशिश बीजेपी की है, केंद्रीय नेतृत्व संगठन सबकी मिली जुली, कि हम ये बताएं कि बीजेपी में सभी के लिए अवसर खुले हैं और कुछ चुनिंदा चेहरों की ही हर बार लॉटरी नहीं लगती है। अब ये नतीजा कितना बेहतर होगा, कितना, और जिस तरह से मुझे लग रहा है कि मंत्रिमंडल के सदस्यों की संख्या 23 के आसपास रखे जाने की सूचना है, तो ये भी बात काफी महत्वपूर्ण है कि अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब है कि आगे के लिए जो है वो स्थिति बनेगी। एक और नाम जो महत्वपूर्ण नाम उभर कर सामने आ रहा है, जो नए चेहरे में आ रहा है, वो निवाणी से अनिल जैन जी का है। अब ये ऐसे नाम है जो आपको, हमको और सुनने वालों को चौंकाते हैं कि अनिल जैन जी निवाणी से। आप थोड़ा चेहरा भी याद करने की कोशिश करते हैं ठहर के तो आपको चेहरा भी शायद याद नहीं आता है कि अनिल जैन जी कौन है, लेकिन यही बीजेपी की वो शक्ति है जिसकी वजह से वो इसके पहले भी बाउंस बैक करती रही है। तो ये एक बीजेपी का प्रयोगवादी कैबिनेट विस्तार मैं कहूंगा इसको, और जिसमें हमको कुछ चौंकाने वाले नाम, जैसे ये नाम अभी मुझे मेरे सामने आया है अनिल जैन निवाड़ी से, और जो सीनियर टीम के कंफर्म नाम हैं उनमें गोपाल भार्गव जी हैं, विजय शाह जी हैं, जगदीश देवड़ा जी हैं, प्रेम सिंह पटेल जी का एक नया नाम है लेकिन ये अनुभवी नेता है,
और बड़वानी से जहां तक मैं समझता हूं आते हैं, और यशोधरा राजे सिंधिया भी शामिल है। तो वरिष्ठों में आप कह सकते हैं कि ये 5 प्रमुख नाम हैं, और उसके बाद हमें जो नाम मिलेंगे तो हर नाम पर आप थोड़ा सा, हर नाम क्या कहूं कि मेजॉरिटी ऑफ द नेम जो है उनमें हम ठिठक सकते हैं। जी शरद जी, अब केंद्र का जिक्र किया आपने तो अमित शाह का नाम जरूर लेना जरूरी हो जाता है। 2018 के चुनाव में भी हमने देखा था, जब बीजेपी की कमान उनके हाथ में थी, तब से अमित शाह जी ने कुछ लाइनें खींचना शुरू कर दिया था। एक सीनियरिटी को उन्होंने लेकर एक उम्र की सीमा बनाई थी, जिसके बाद हमने देखा कि मध्य प्रदेश में कई सीनियर्स के टिकट तक बीजेपी ने बेखौफ होकर काट दिए थे। जी वहीं से ये तैयारी शुरू हुई। हालांकि अब उनके पास वो कमान नहीं है, लेकिन उनके उस फॉर्मूले को अब बीजेपी आगे भी कैरी कर रही है। वीडी शर्मा का मध्य प्रदेश में कमान संभालना शायद उसी का एक हिस्सा रहा। देखिए, मुझे जो लगता है कि बीजेपी ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है। देखिए, ये यहाँ पर हम सब जानते हैं सोहेल कि ये जो सम्मिश्रण बीजेपी ने किया है, और वो सम्मिश्रण आप और हम सब जानते हैं कि वो सरकार बनाने के लिए किया है, और ये माना ही जाता है कि राजनीति में इसमें नैतिक अनैतिक प्रश्न खड़े करना का कोई बहुत औचित्य नहीं समझ में आता है। और बीजेपी का ये दावा भी रहा है कि उसने तो कोई अनैतिक काम नहीं किया। जब कांग्रेस की सरकार अपने ही धड़े की बगावत के बाद गिरने जा रही थी, तो क्या वो छोड़ देती ये मौका। लेकिन इसके साथ बीजेपी के लिए ये जरूरी है ये बताना अपने कार्यकर्ताओं के लिए कि वो उन्हें भूली नहीं है। और यही वजह है कि मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में संगठन की पहल पर, चाहे वो केंद्रीय संगठन हो या मध्य प्रदेश का संगठन हो, उसकी पहल पर यह दावा बहुत जोरदार तरीके से रखा गया कि अगर हम पुराने ही नामों को इस बार भी दोहराएंगे तो कार्यकर्ता में ये मैसेज जाएगा कि ये पार्टी अब उसके लिए तो रही नहीं। अगर कांग्रेस से कुछ लोग दल बदल कर बीजेपी में आ जाते हैं तो पार्टी उनका पलक पावड़े बिछाकर स्वागत करती है, और जब आती है कोई पद देने की बारी तो वही पुराने चेहरे और वही नाम आते हैं। तो आखिर हम कहां खड़े हैं। तो ये बीजेपी की एक बहुत सुविचारित, सुनियोजित एक योजना भी है कि वो इस कैबिनेट विस्तार के जरिए ये बताए कार्यकर्ताओं को कि हमारे यहाँ जब एक चाय बेचने वाला देश के शीर्षस्थ पद पर प्रधानमंत्री के रूप में पहुंच सकता है, एक साधारण किसान का पुत्र शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश का चौथी बार मुख्यमंत्री बन सकता है, तो अनिल जैन के लिए भी अवसर खुले हैं, प्रेम सिंह पटेल के लिए भी अवसर खुले हैं, कांवरे जी के लिए भी खुले हैं, और जाटव जी के लिए भी खुले हैं। तो ये एक मैसेजिंग भी है बीजेपी की। ठीक है शरद जी, एक छोटा सा जवाब इस पर भी चाहूंगा। क्या 2018 में बीजेपी को जिस हार का सामना करना पड़ा, ये पूरी कवायद उसका भी असर कही जा सकती है? देखिए, उसके कारण बहुत भिन्न थे, लेकिन आप उससे अलग नहीं कर सकते, क्योंकि कार्यकर्ता अपनी उपेक्षा से नाराज होता है और जमीनी कार्यकर्ता ही मैदानी जंग लड़ता है, जो जीत और हार में बहुत अहम रोल अदा करती है। जी। आपके टॉप लीडर्स कितने भी अच्छे हों, ये हमने नतीजे देखे हैं, चाहे 2004 के इलेक्शन की आप लोकसभा की बात कर लें, जब अटल जी जैसा नेता मौजूद था परिदृश्य पर, लेकिन बीजेपी को कामयाबी हासिल नहीं हो पाई थी। तो ये जो चीजें हैं, ये चीजें ये बताती हैं कि आप की रैंक एंड फाइल और उसका बहुत मुस्तैदी से मैदान पर डटे रहना अहम रोल अदा करता है। तो बीजेपी ने जरूर इसको भी ध्यान में रखा है, और कार्यकर्ता को बीजेपी जब भी मोटिवेट करती है तो वो जानती है कि वो ठीक दिशा में कदम उठा रही है। चलिए, और बीजेपी की कोशिश भी यही है कि अपने अंतिम कार्यकर्ता तक को मोटिवेट किया जाए, क्योंकि इस वक्त अगला टास्क मंत्रिमंडल विस्तार के बाद सीधे तौर पर 24 सीटों का उपचुनाव मध्य प्रदेश में खड़ा है। शरद जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो मंत्रिमंडल में कई युवा चेहरे दिख सकते हैं और कई ऐसे नाम भी दिख सकते हैं जिन पर किसी तरह का कयास लगाना लोगों के लिए मुश्किल हो जा रहा था। इन नए चेहरों को जगह देने की वजह से कुछ सीनियर चेहरे, कुछ ऐसे चेहरे जो पहले से मंत्रिमंडल में कई बार अपनी सेवा दे चुके हैं, उनको ड्रॉप किया जा सकता है। लेकिन बीजेपी इसी रणनीति पर काम कर रही है कि वो अपनी अगली पीढ़ी को आगे लाकर अब भविष्य की तरफ देख रही है।